तो ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी कुछ बेसिक होगा वो पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके कुछ थीरीज हैं वो पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। देन वी हैव सम सोर्सेज विद विच वी कैन फाइंड द इंटीरियर थिंग्स। देन वी हैव द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, इससे रिलेटेड कुछ थीरीज हैं, वील बी सीइंग दैट। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कैसे होता है। सो आर डी सेल्सबरी 1919 में अपना ऑर्डर ऑफ रिलीफ करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिलीफ नाम का ही इज गिविंग द ऑर्डर ऑफ रिलीफ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिलीफ का मतलब है कि पहले कौन बना, दूसरा कौन बना, फिर तीसरा कौन बना। सो फर्स्ट फर्स्ट व्हाट डू वी हैव। फर्स्ट पहला है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर कौन कौन से होते हैं। जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर है, मतलब सबसे पहले कौन बना था। सबसे पहले बने हैं कॉन्टिनेंट्स एंड देन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, नॉट देन बट पहले क्या था, ये दोनों ही थे। पहले कॉन्टिनेंट्स थे और ओशियन थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में कौन बना है। देखो सेकेंड ऑर्डर में हमारे जो भी बने हैं एंडोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक फोर्स समझ रहे हो। एंडोजेनिक का मतलब है जो अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, जो भी इंटीरियर फोर्सेस हैं वो कहलाते हैं आपके एंडोजेनिक फोर्सेस। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे माउंटेन्स बने, देन फॉल्ट्स बने, है ना। वी हैव द फोल्ड्स बने हैं और प्लेन्स वगैरह बने हैं। देन वी हैव द प्लेट्यूज भी बने हैं, लोलैंड्स भी बने हुए हैं। देन कुछ रिफ्ट्स बने हैं और रिफ्ट वैलीज बनी है। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे पास सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं हमारे पास थर्ड ऑर्डर। अब ये जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स हैं ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बने। एक्सोजेनिक कैसे, जैसे अब ये माउंटेन है, माउंटेन बन गया है, अब इस पे बाहरी जो फोर्स है वो लगना चालू होंगे और ये माउंटेन जो है वो इरोड होगा। तो यही चीज़ है। अब ये जो एक्सटीरियर फोर्स है, हो सकता है कि ये विंड हो सकता है ये आइस हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटीरियर फोर्सेस डिफरेंट लैटिट्यूड्स के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, तो इन्होंने ही एक्सोजेनिक फोर्सेस ने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं, जैसे हमारे पास केव्स हैं। ठीक है, केव्स आ जाते हैं, ड्यून्स हैं। आपने देखा होगा अभी, आई मीन यू विल बी स्टडीइंग, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। एक होता है डिपोजिशनल, सॉरी इरोजनल होता है, फिर होता है डिपोजिशनल। तो ये जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल है, यही जो लैंडफॉर्म्स है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये है केव्स, ड्यून्स, जो भी आपके बीचेस हैं, वट एवर योर क्लिफ्स आर, देन योर वैलीज, योर गोर्जेस और योर वोल्केनोज। सो ये होते हैं थर्ड रिलीफ फीचर। तो ये किसने दिया है, दिस इज गिवन बाय द आर डी सेल्सबरी 1919 में। इन्होंने थ्री ऑर्डर रिलीफ फीचर बोला, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर थोड़ा सा याद रखने में आपको आसानी, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है और थर्ड ऑर्डर जो भी एक्सोजेनिक, जो भी आप अभी आगे पढ़ेंगे, जो भी इरोजनल और डिपोजिशनल आपके फीचर्स होते हैं वो। ठीक है, सो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, एक और यहाँ पर एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज द कैटास्ट्रोफिज्म। अब ये जो कैटास्ट्रोफिज्म है, व्हाट इज दिस कैटास्ट्रोफिज्म। देखो कैटास्ट्रोफिज्म जब सडन, वॉयलेंट या फिर शॉर्ट लिव्ड इवेंट की वजह से कोई लैंडस्केप बनता है तो उसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफिज्म। कैसे, सडन, वॉयलेंट या फिर शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट की वजह से कोई भी हमारा अर्थ का लैंडस्केप बनता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, अब कैटास्ट्रोफिज्म में वैसे तो वोल्केनिक इरप्शंस भी आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वोल्केनिज्म से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, वोल्केनिज्म, गॉट इट। देन फिर हम आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे पास दो थीरीज हैं। एक थीरी है मोनिस्टिक थीरी और दूसरी है डुअलिस्टिक थीरी। अब मोनिस्टिक थीरी में भी तीन टाइप की थीरीज हैं, आप देख सकते हैं। पहला है गैसियस थ्योरी, दूसरा है नेबुलर थ्योरी और तीसरा है मीटियोरिक हाइपोथेसिस। अब मोनिस्टिक कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो गैस से बना हुआ है। ठीक है, इट केम आउट ऑफ द गैस। द नेबुलर हाइपोथेसिस इज लाइक कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ हैज मेड आउट ऑफ द this nebula. Okay, then meteoric hypothesis, it is again the
आपको सिर्फ नाम याद रखना है, गैसियस, नेबुलर एंड मीटियोरिक। इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड एज द नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो 1796 में लाप्लास ने दी थी, ठीक है, लाप्लास। और इनका एक वर्क था विच वॉज कॉल्ड एज द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। इसी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं हमारे पास डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास है प्लैनेटेस्टिमल थ्योरी, दूसरा है टाइडल थ्योरी, तीसरा है बाइनरी स्टेट और चौथा है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अब ये भी अलग अलग लोगों ने दे रखी हैं, तो इनका नाम देख लेते हैं। जो हमारी प्लैनेटेस्टिमल थ्योरी है ये दी है टी.सी. चैम्बरलिन ने, ठीक है, टी.सी. चैम्बरलिन हैज गिवन दैट। देन टाइडल थ्योरी दी है सर जेम्स जीन्स ने, ठीक है, सर जेम्स जीन्स हैज गिवन द tidal theory. Then binary state has been given by the H.N. Russell. Okay, and then जो interstellar dust hypothesis है it is given by the Otto Schmidt, ठीक है, ऑटो शिमिट ने दी है interstellar dust hypothesis. Then we have the interior of earth. अब ये जो interior of earth है इसमें हम पढ़ेंगे different चीज़ें। अच्छा, इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है ये स्टेटमेंट पूछ ले, जो कि दिया है एफ प्रेस एंड सीवर ने। सो एफ प्रेस हैज सीवर इन द 1974 हैज गिवन दिस स्टेटमेंट इज दिस कि in the real sense the integral earth engine builds the mountain and the external heat engine sun destroys them। मतलब जो हमारा अर्थ का इंटरनल इंजन है वो क्या करता है, वो बिल्ड करता है माउंटेन्स को, इट बिल्ड्स द माउंटेन्स। बट जो हमारा एक्सटर्नल इंजन है, एक्सटर्नल इंजन क्या है, एक्सटर्नल इंजन इज द सन, जो कि इन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये बोला है एफ प्रेस एंड सीवर ने। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड। जैसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको पता है अलग अलग डेंसिटी होती है, सो वील बी सीइंग दैट कि सबसे पहले आता है हमारे पास क्रस्ट, ठीक है, फिर आता है वी हैव द मेंटल एंड सबसे लास्ट में वी हैव द कोर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। सो जो क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.8 से लेके 3.0 तक। एंड इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये कहाँ कहाँ से एक्सटेंड करता है, 0 से लेके लगभग 30 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट एक्सटेंड करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा मेंटल। जो मेंटल है, मेंटल की डेंसिटी होती है 4.3 से लेके 5.5 तक। एंड ये एक्सटेंड करता है 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है कोर। कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 12.0 से लेके 13.6 तक। एंड ये एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर से लेके 6371 तक। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ओके। फिर वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम अगेन वी हैव द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर में अब जो क्रस्ट का वॉल्यूम है वो 1% है, मतलब जितना भी अर्थ है क्रस्ट उसका 1% है। और मेंटल कितना परसेंट है, मेंटल इसका 84% है, तो सबसे ज़्यादा मेंटल है, ठीक है। फिर उसके बाद कोर इज जस्ट अ 15%, ठीक है, याद रखना है। फिर केमिकल डिवीजन, जो ई सोएज हैं, ई सोएज हैज़ गिवन दिस केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन इनके अनुसार क्या है कि जो हमारा क्रस्ट है अगेन, then we have the mantle and then we have the core। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट सियाल से बना हुआ है, सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर जो मेंटल है वो सीमा से बना हुआ है। सीमा मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी आपका सिलिका है और मैग्नीशियम है उससे बना हुआ है, ठीक है। फिर जो आपका कोर है, कोर बना हुआ है नीफे से। नीफे मतलब क्या है, निकल एंड फेरिस, ठीक है, निकल एंड फेरिस याद रखना है। जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है।
और जो मेंटल है वो सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, और कोर जो है वो बना है निकल एंड फेरस से। देन वी हैव द मैकेनिकल डिवीजन। अब ये जो मैकेनिकल डिवीजन है किसके द्वारा दिया गया है? इट इज गिवन बाय द ए हॉल्म्स। ए हॉल्म्स हैज गिवन दिस मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है। अब इस मैकेनिकल डिवीजन में ही हैज गिवन भाई, इसमें होते हैं हमारे पास लिथोस्फेयर, ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद इसके नीचे आता है हमारे पास एस्टेनोस्फेयर, ठीक है। फिर आता है वी हैव द मेसोस्फेयर एंड देन वी हैव द बैरिस्फेयर, ठीक है। क्या आता है? लिथोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर। अब देख लेते हैं। जो लिथोस्फेयर है वो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और ये क्या होता है? लिथोस्फेयर में आपकी सारी क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं, ऑल द क्रिस्टल प्लेट्स, ठीक है। इसमें आपकी ओशनिक प्लेट्स भी होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती हैं। फिर आपका जो एस्थेनोस्फेयर है वो 100 से लेके 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इसमें क्या है? ये एक लो वेलोसिटी जोन होता है, ठीक है, याद रखना है। दिस इज द लो वेलोसिटी जोन, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज द लिक्विड। ये लिक्विड भी होता है प्लस ये प्लास्टिक भी होता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर। फिर बात करते हैं मेसोस्फेयर। अब ये जो मेसोस्फेयर है जो भी आपका कंप्लीट मेंटल होता है, ठीक है, ऑल टोटल मेंटल इज कॉल्ड एज द मेसोस्फेयर। देन वी हैव द बैरियोस्फेयर। अब बैरियोस्फेयर क्या होता है? जितना भी आपका कोर है, टोटल कोर इज कॉल्ड एज द बैरियोस्फेयर। एक और चीज है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, विच इज कॉल्ड एज द पायरोस्फेयर। अब ये पायरोस्फेयर क्या है? देखो, पायरोस्फेयर होता है जो भी आपका मिडिल जोन है, मिडिल जोन ऑफ द अर्थ। दिस इज द मिडिल जोन ऑफ अर्थ, याद रखना है। दिस इज द मिडिल जोन ऑफ अर्थ जो भी 2780 किलोमीटर पर होता है, ये होता है पायरोस्फेयर। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 5.6 इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ए हॉल्म्स का हमने मैकेनिकल डिवीजन देख लिया। लिथोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, पायरोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में सारा क्रिस्टल होता है। एस्थेनोस्फेयर हमें पता है कि लो वेलोसिटी जोन होता है, याद रखना है। ये तो अपने को याद है कि लिक्विड और प्लास्टिक होता है। और जो मेसोस्फेयर है एम, ठीक है, मेसो एंड मेंटल। बैरियोस्फेयर कंप्लीट कोर होता है एंड पायरोस्फेयर ये मिडिल जोन होता है 2780 किलोमीटर। 5.6 इसका क्या होता है? डेंसिटी होती है 5.6, ठीक है। फिर एंटायर अर्थ की बात कर लेते हैं कि पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। पूरी अर्थ में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट अब हियर, ओके। एंटायर अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन। हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन है, ठीक है। और लोएस्ट लेवल पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, लोएस्ट लेवल पे एल्यूमिनियम। फिर क्रस्ट में मतलब लिथोस्फेयर में, इसमें क्या पाया जाता है? मैक्सिमम लिथोस्फेयर में आपको मिलेगा O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ये है लगभग 46.7%। एंड देन आपके पास लोएस्ट क्या होगा? लोएस्ट आपके पास है मैग्नीशियम जो कि 2.09% है, ठीक है। तो याद तो आपको रखना है कि सबसे ज़्यादा आपके पास है ऑक्सीजन और लोएस्ट है मैग्नीशियम। फिर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि वी हैव सम फैक्ट्स हियर। जैसे टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप नीचे गहराई की तरफ जाते हो। अब इसका रेट क्या होता है? इसका रेट होता है 1 डिग्री सेल्सियस पर सॉरी पर 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 किलोमीटर। मतलब आप 32 किलोमीटर नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ये इसका मतलब है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एवरेज डेंसिटी हमारे अर्थ की क्या होती है? तो एवरेज डेंसिटी है हमारी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है जो भी आपकी एवरेज डेंसिटी है सरफेस की। सरफेस की एवरेज डेंसिटी क्या है? 2.6 से लेके 3.3, ठीक है। एंड एवरेज डेंसिटी किसकी? कोर की। कोर की आपकी एवरेज डेंसिटी है 11 ग्राम। आपको ये याद रखना है, मतलब आपकी सरफेस की डेंसिटी है 2.6 से लेके 3.3, कोर की है 11 ग्राम और एवरेज डेंसिटी सारे अर्थ की कितनी है? 5.5, ठीक है। एंड यस, दिस इज द थिंग। एंड फिर हम पढ़ लेते हैं कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं। अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम बना लेते हैं, वी हैव, ओके,
So let me just draw here. So पहले आता है हमारे पास ये हमारा क्रिस्टल पार्ट है, ठीक है। इस क्रिस्टल पार्ट में ऊपर आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज योर, यू कैन से दिस इज योर ओशनिक, ठीक है, ओशनिक पार्ट है, और ये आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं क्रस्ट के नीचे, यहाँ थोड़ा सा आपको मिलेगा, दिस इज योर एस्थेनोस्फेयर। लेट मी जस्ट ड्रॉ कि दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, और दिस इज योर मेंटल, ये अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, और दिस इज योर आउटर कोर एंड इनर कोर। सो देख लेते हैं, ये आपका अपर मेंटल है, दिस इज योर अपर मेंटल, ये आपका लोअर मेंटल है, ठीक है, दिस इज योर लोअर मेंटल, ये आपका आउटर कोर है, एंड दिस इज योर इनर कोर, ठीक है, ये आपका इनर कोर है। और ये क्या चीज है, दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल, एस्थेनोस्फेयर, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। अब देखो, ये जो ओशियन और क्रस्ट, ओशियन और क्रस्ट के बीच में पहली जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, इट इज कॉल्ड एज द कॉनरेड, ठीक है, ये ओशियनिक और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके बीच में पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर हर एक जॉइंट्स पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो है आपकी मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, दिस इज द मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर हम बात करेंगे जो भी आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, इसके बीच में आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है रेप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, दिस इज रेप्टी। एंड जो लोअर मेंटल और आउटर कोर है, इसके बीच में है आपकी गटन्सबर्ग, दिस इज योर गटन्सबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड जो आपका आउटर और इनर इनर कोर है, ये है आपका लेहमैन, ठीक है, ये आपका लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी है। सो हम देख लेते हैं व्हाट इज दिस, ये जो कोर है वो हमने पढ़ा था, दिस इज ब्रायोस्फेयर, और जो मेंटल वाला पार्ट है वो क्या है, दिस मेंटल वाला पार्ट वी हैव द मेसोस्फेयर, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि डिसकॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा याद रखना है कि पहले कॉनरेड आता है, फिर मोहो आता है, फिर रैप्टी आता है, फिर गटन्सबर्ग आता है, फिर लेहमैन आता है, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो हमने ये कर ली है डिसकॉन्टिन्यूटीज। देन वील बी स्टडिंग अबाउट द सोर्सेस, कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। देखो, सोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं, पहला है आर्टिफिशियल सोर्सेस, दूसरा है एविडेंस जो कि थीरीज बोलती हैं, फिर है हमारे पास नेचुरल सोर्सेस। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब आर्टिफिशियल सोर्सेस क्या होते हैं, देखो आर्टिफिशियल भी दो टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेस। पहला आपका सोर्स है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, और दूसरा है आपका टेम्परेचर। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो टेम्परेचर है 2 से 3 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 किलोमीटर पे ये बढ़ जाता है, ठीक है। और जब आप 8 किलोमीटर को पार करोगे ना नीचे की तरफ, तो कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बट आपको याद ये रखना है कि आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज होता है। ये हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। फिर हम कुछ थीरीज क्या बोलती हैं वो देख लेते हैं कि व्हाट थीरीज आर सेइंग। तो पहला तो है हमारे पास प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जो हमारा इंटीरियर है वो है सॉलिड, है ना। टाइडल हाइपोथेसिस बोलती है कि जो हमारा इंटीरियर है वो है लिक्विड, ठीक है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस भी यही बोलता है कि जो हमारा इंटीरियर है वो है लिक्विड। बाकी जो हमारा ज़ेपोरिज एंड रिक्टर, जो हमारे ज़ेपोरिज एंड रिक्टर हैं, ये बोलते हैं कि जो हमारा इंटीरियर है वो है गैसीय। तो बिल्कुल ही मतलब नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट स्टिल ज़ेपोरिज एंड रिक्टर बोलते हैं कि हमारा जो इंटीरियर है वो गैसियस है। नेब्यूलर बोलते हैं कि लिक्विड है, टाइडल भी बोलते हैं कि लिक्विड है, बाकी प्लैनेटेस्टिमल बोलता है कि सॉलिड है, ठीक है। फिर कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं। अब नेचुरल सोर्सेस कैसे, मतलब ये हमें पक्का पता है। ये एक तो होता है हमारे पास वल्केनिसिटी, वल्केनिसिटी में आपका आ जाएगा ये अर्थक्वेक और जो भी आपका वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हैं वो, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपके पास जो भी आपके पास सीस्मोलॉजी है, ठीक है। सीस्मोलॉजी की हेल्प से आप जो पी वेव, एस वेव, एल वेव ये देखते हैं, ये हो जाते हैं नेचुरल सोर्सेस। गॉट इट। Then we have the origin of continents and ocean basin. On
कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन का ओरिजिन हम देखेंगे तो वी हैव डिफरेंट थीरीज, जैसे टेट्राहीड्रल हाइपोथेसिस है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं। देन वी हैव द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड विल्सन। फिर टेट्राहीड्रल देखते हैं पहले तो जो हमारी टेट्राहीड्रल हाइपोथेसिस है वो दी गई है 1875 में, एंड हु हैज गिवन दैट टेट्राहीड्रल हैज बीन गिवन बाय द लोथियन ग्रीन। ठीक है, लोथियन ग्रीन ने ये हाइपोथेसिस दी है। दूसरा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 1908-10 में दी थी किसने? एफ बी टेलर ने, है ना। और दूसरी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है 1912 में, जो कि डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी बोल सकते हो आप, ये किसने दी है? दिस हैज बीन गिवन बाय वैगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने इसको दिया हुआ है, एंड ही वॉज द जर्मन। याद रखना है, जो अल्फ्रेड वैगनर थे वो एक जर्मन आदमी था। अब ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट इट। देखो, वैगनर के अनुसार पहले क्या था? पहले पेंजिया था, एंड दिस ओशियन, जो आप ये ओशियन देख रहे हैं ना, इट वॉज कॉल्ड एज द पेंथलासा। ठीक है, ये दोनों ही थे, पेंजिया था और ये पेंजिया था और ये पेंथलासा था। फिर ये पेंजिया जो है वो लॉरेशिया और गोंडवाना इन दोनों में टूट गया। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया के कौन कौन पार्ट बने? तो लॉरेशिया का पार्ट था नॉर्थ अमेरिका, जो भी आपके नॉर्थ वाली चीज़ है। ठीक है, फिर आपका यूरोप, यूरोप भी इसी का पार्ट था। देन एशिया, एशिया वॉज द पार्ट ऑफ इट, एंड देन ग्रीनलैंड। ठीक है, ये आपके लॉरेशिया के पार्ट थे। फिर गोंडवाना के कौन कौन से पार्ट हैं? गोंडवाना के पार्ट जो हैं, इट वाज द साउथ अमेरिका, South America was the part of it. Then you have the Africa is the part of it. India was the part of it. Madagascar was the part of it. And Australia was the part of it. अब ये जो गोंडवाना है जिसके ये पार्ट्स हैं, फर्दर जुरासिक पीरियड में, दिस वाज द क्वेश्चन बाय द वे, जुरासिक पीरियड में ये फर्दर और डिवाइड हो गए। ठीक है, मतलब क्या कि ये अलग अलग हो गए। ठीक है, ये दिस वाज द जुरासिक, जुरासिक में ये गोंडवाना जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया। एंड अब देखो यहाँ पर ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी का एक क्वेश्चन PYQ में आपको बताती हूँ। 1 PYQ इज लाइक कि जो वैगनर की थ्योरी है, वैगनर ने जो थ्योरी दी है वो क्यों दी थी? Why he has proposed the theory? So his objective was कि जो ग्लेशियर सिमिलैरिटीज हैं, ग्लेशियर नहीं मतलब जो भी आपकी जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं कोस्ट के बीच में, जो कोस्ट्स के बीच में जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, तो उसको सॉल्व करना इसका एम था। और दूसरा एम इसका ये था कि जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, नॉट द लैंड फॉर्म्स बट जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ, उसको फाइंड करना इसका एम था। ठीक है, फिर कुछ प्रूफ्स देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्रूफ्स हियर, व्हाट वाज द प्रूफ्स ही हैड? सो ही हैज सेड कि भाई जिक्सो फिट। अब जिक्सो फिट क्या है? जिक्सो फिट मतलब यदि आप फिट करेंगे, इफ़ यू विल फिट, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इफ़ यू विल फिट, कि जो साउथ अफ्रीका है, सॉरी जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसको तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये है जिक्सो फिट। ठीक है, दिस इज द जिक्सो फिट बाय द वे। एंड फिर आप देखेंगे कि जो अटलांटिक है, ठीक है, जो भी आपका फॉसल वगैरह है, जो भी फॉसल है, ठीक है, फॉसल आपको ये वाला पार्ट, दिस इज अटलांटिक वन। ठीक है, तो अब ये जो अटलांटिक है, अटलांटिक के यहाँ पर और अटलांटिक के यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों की तरफ आपको सिमिलर फॉसल्स देखने को मिलेंगे। तो अब ये फॉसल्स क्यों देखने को मिलते हैं? फॉसल फ्लोरा, एक्चुअली फॉसल फ्लोरा आपको जो अटलांटिक है उसके दोनों तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा एविडेंस है, तीसरा इज द ग्लॉसोप्टेरिस। अब ग्लॉसोप्टेरिस क्या है? ग्लॉसोप्टेरिस बेसिकली एक प्लांट की स्पीशीज है जो कि सभी जगह मिलती है। कहाँ मिलती है? इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड में, एंड ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में। ठीक है,
तो ये आपको ग्लेशियोप्टेरोस फ्लोरा मिलेगा। फिर ग्लेशियल टिलाइट मिलते हैं। देखो ग्लेशियर ग्रूव्स या फिर आप बोल सकते हो जो भी ग्लेशियर ग्रूव्स है, ऐसा माना जाता था कि पहले इक्वेटर जो है ना वहाँ पर आइस एज थी, ठीक है। तो आपको ग्लेशियल ग्रूव्स मिलेंगे जो भी कॉन्टिनेंट्स या फिर जो भी पार्ट्स इक्वेटर में रहे हैं उस टाइम पे, सब पर आपको ये जो ग्लेशियल ग्रूव्स हैं या फिर जो रॉक्स हैं उनकी फाइंडिंग्स मिलती हैं, ठीक है। फिर टिलाइट, टिलाइट क्या है? टिलाइट का मतलब है जो भी गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, ये आपको मिलेगा जो भी सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी लैंड मासेस थे वहां पर आपको गोंडवाना सिस्टम ऑफ टिलाइट मिलेगा, ठीक है। फिर आपको प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? जो भी घाना है और ब्राजील है, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल बी फाइंडिंग प्लेसर डिपॉजिट्स। फिर जो लेमिंग बर्ड है, देखो लेमिंग बर्ड इसकी टेंडेंसी है कि ये वेस्टवर्ड घूमती है, मतलब घूमती नहीं है, ये दौड़ती है लेमिंग बर्ड, ऐसे फ्लो करती है। तो ये हमको पता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, दिस अमेरिका वाला पार्ट है ना, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप वाला पार्ट पहले सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्ड थी वो बेसिकली यहाँ पर जाती होगी, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लेमिंग बर्ड है वो वेस्टवर्ड फ्लाई करती है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जिक्सोफिट, fossil flora, ग्लोसोप्टोरिस, ग्लेशियल ग्रूव्स, टिलाइट, प्लेसर डिपॉजिट एंड लेमिंग बर्ड वाला, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ और थोड़ा सा याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर दैट, कि कुछ फोर्सेस इन्होंने बोले कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ। एक है हमारे पास टाइडल फोर्स और दूसरा है पोलर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है, पोलर फ्ली फोर्स। दो फोर्सेस की ही हैज, इट्स नॉट द फी, इट्स फ्ली फोर्स, ही हैज टॉक्ड अबाउट द टू फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड दैट। सो ये हमारा हो गया है। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1960 में दिया है किसने? हैरी हैस ने, ठीक है, हैरी हैस हैज गिवन दिस थ्योरी। फिर बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये भी 1960s में ही दिया गया है, एंड दिस प्लेट टेक्टोनिक हैज बीन गिवन बाय, देखो फर्स्ट ये जो हमारे पास वर्ड है, दिस इज द वर्ड, this word first given by this plate tectonic word first given by the टूजो विल्सन, ठीक है। टूजो विल्सन ने ये पहली बार ही दिया था 1965 में, and this concept was given by the W.J. Morgan, ठीक है। so this is the thing, and so देख लेते हैं अभी what is this, 1 minute, yes, इसमें जो है we have a different boundaries या फिर डिफरेंट प्लेट्स आप बोल सकते हो। सो वी हैव डिफरेंट प्लेट्स हेयर, और ये प्लेट्स जो हैं वो 3 टाइप से, ये सारी प्लेट्स हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कुछ मेजर प्लेट्स हैं एंड सम ऑफ द माइनर प्लेट्स। सो कुछ मेजर प्लेट्स हैं वो हम देख लेते हैं पहले। जो मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है, वी हैव द मेजर प्लेट्स हियर। तो पहली है हमारी मेजर प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, दिस इज द मेजर प्लेट। देन दिस इज द यूरेशिया प्लेट, दिस इज the first major plate, second major plate, and third is the African plate, this is the third plate, and fourth is the South American plate, then fifth is our जो भी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिस इज द फिफ्थ प्लेट, एंड दिस इज द सिक्स्थ प्लेट विच इज कॉल्ड एज द पैसिफिक प्लेट, ठीक है, दिस इज द पैसिफिक प्लेट। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, माइनर प्लेट्स भी हम देख लेते हैं। माइनर प्लेट्स वी हैव दिस प्लेट, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में दो प्लेट्स हैं। एक है आपकी, दिस इज द कैरिबियन प्लेट, है ना, दिस इज योर कैरिबियन प्लेट, एंड दिस इज योर कोकोस प्लेट, एंड दिस इज द नाज़का प्लेट, ठीक है। अब जो नाज़का प्लेट है वो ईस्ट की तरफ, इस तरफ जा रही है, और जो हमारी कोकोस प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, ये क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है। और जो हमारी एक और है, दिस इज आवर अरेबियन प्लेट, ठीक है, ये आपकी अरेबियन प्लेट है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यू विल बी हैविंग हियर द फिलीपींस प्लेट,
ठीक है, दिस इज द फिलीपींस प्लेट। ऑब्वियसली ये वेस्ट की तरफ जा रही है और पैसिफिक प्लेट भी वेस्ट की तरफ जा रही है। जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। और यहाँ पर एक और प्लेट मिलती है विच इज कॉल्ड एज द कैरोलाइन प्लेट। ठीक है, दिस इज द कैरोलाइन प्लेट। सो ये याद रखना है मैंने कि कौन कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ जा रही है। ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि नाज़का बार बार पूछता है, कोकोस नॉर्थ ईस्ट, पैसिफिक प्लेट वेस्ट, फिलीपींस भी वेस्ट की तरफ जा रही है और इंडो ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, तो ये बाउंड्रीज होती हैं 3 टाइप की। एक है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में मतलब जो बाउंड्रीज हैं वो ऐसे डाइवर्ज होती हैं एक दूसरे से। सो मिड ओशनिक रिज इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जहाँ पर भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। फिर जो आपकी कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, कन्वर्जिंग प्लेट है मतलब वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है और सबडक्शन इससे रिलेटेड होता है। यू नीड टू नो सबडक्शन। ठीक है, फिर कंजर्वेटिव का मतलब है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री वहाँ पर मिलती है, जैसे कि आपने सेंट एंड्रस फॉल्ट देखा होगा। ये जो फॉल्ट है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म की वजह से ही है। ओके, और यस दिस इज द थिंग। तो हमने ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है बेसिकली ये वी हैव डन। फिर उसके बाद ठीक है, ये हमने कर लिया है। फिर हम विल्सन साइकिल देख लेते हैं। ये विल्सन साइकिल भी पूछा गया है, इस देखो ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। सो पहले देखो विल्सन साइकिल भी एक साइकिल होती है। तो पहले 2 स्टेजेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर जैसे ये जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट अब क्या हो रहा है कि इन पार्ट्स में जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, रप्चर हो गया है, ये कॉन्टिनेंट का रप्चर हो गया है और इसकी वजह से ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से भाग रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्लेस पर हो रहा है जो ओशियन है, दिस इज द ओशियन। ठीक है, ये ओशियन ओपन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जो है वो ओशियन ओपन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स इस तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन फिर से स्प्रेडिंग हो रही है। जब स्प्रेडिंग हो रही है तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइड साइड में आर्क्स बनेंगे, आइलैंड आर्क्स बनना चालू होंगे। फिर क्या होगा कि अब क्या होगा कि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो रुक जाएंगे। बट जो आपका लेस, दिस इज द लेस डेंस, ठीक है, ये लेस डेंस कॉन्टिनेंटल पार्ट है और ये मोर डेंस है। ठीक है, तो जो मोर डेंस है और जो लेस डेंस है, तो लेस डेंस मोर डेंस के नीचे ऐसे सबडक्ट करेगा। ठीक है, तो सबडक्शन स्टार्ट होगा। फिर सबडक्शन के बाद क्या होगा, जो आपका ओशियन बेसिन खुला हुआ था वो अब ओशियन बेसिन बंद होना चालू होगा। और सबसे लास्ट में देखो ओशियन बेसिन पूरा बंद हो गया है और यहाँ पर कोलिजन हो गया है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का, एंड दिस इज द सचर। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल सचर बनेगा यहाँ पे, दिस इज द सचर। सो दिस इज कॉल्ड एज द विल्सन साइकिल। इसका थोड़ा सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो विल्सन साइकिल, दिस इज इट। विद दिस हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं। सो अभी नेक्स्ट में वी विल बी सीइंग मोर। यस।